नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे थे भारत में परिवहन। कल हमने जल परिवहन को कंप्लीट किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायु परिवहन और पाइपलाइन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम सबसे पहले वायु परिवहन को डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, राम राम, नमस्ते। सतपाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ कैसे हो? विशाखा गोयल, रजनी राणा, सतपाल, मीनू सोनी, सभी को नमस्ते, राम राम। ओके भी, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्या बात है, अरुण नंदा क्या कह रहे हैं? जस्ट फॉर जॉक सर। जी नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ ज्योग्राफी की क्लास में। ओके 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 ओके। ये आपको बार बार सुन के ऐसे बोरिंग महसूस होने लग गया क्या? अच्छा, ये मेरी हैबिट का हिस्सा हो चुका है। जैसे भी मुझे कोई कहता है क्लास स्टार्ट करो तो मेरे अपने आप शब्द आते हैं, मैं मनोज जागलान आपका स्वागत करता हूँ। ये याद हो गया भाई, रटा गया। ओके, सभी बच्चों का स्वागत करते हैं शुरू। अनीता नमस्ते, कुलदीप जागलान नमस्ते भाई। ओके, वायु परिवहन हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली बात, परिवहन का परिवहन का तीव्रतम साधन। तीव्रतम साधन, बिल्कुल सबसे तेज जो परिवहन का साधन है वो वायु परिवहन है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। ओके, हाँ, तो बात यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां केवल वायु परिवहन से ही परिवहन की सुविधा संभव होती है। जैसे ऊंचे बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ के क्षेत्रों में, दलदल के क्षेत्रों में, सघन वनों के क्षेत्रों में, वहां पे केवल वायु परिवहन ही परिवहन का साधन होता है। ये बात मैं लिखूंगा नहीं, ये सामान्यतः आपको पता ही है। दूसरी बात, इसकी एक कमी भी है। सबसे महंगा साधन, सबसे महंगा महंगा परिवहन का साधन, परिवहन का साधन। एक बहुत बच्चों को लगता है कि सर ये इसमें एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी ज्यादा होती, नहीं होती भाई। आप बाई रोड बाई रेल से कंपेयर करोगे तो बाई एयर की एक्सीडेंटल पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है भी, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। हाँ, इतनी बातें क्लियर। अब हम शुरू करते हैं। भारत में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच केवल 10 किलोमीटर में डाक पहुंचाने के लिए, डाक 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 पहुंचाने के लिए आपकी वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। उसके बाद 1912 में कराची से दिल्ली के बीच पहली बार इंपीरियल एयरवेज, इंपीरियल यानी अंग्रेजों से रिलेटेड, इंपीरियल एयरवेज यूके, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई और ये प्रोसेस 1947 तक चलता रहा। 1947 में हमारे देश में 4 वायु परिवहन की कंपनियां थी। इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डक्कन एयरवेज। 4 कंपनियां थी 1947 में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में वायु परिवहन उपलब्ध कराने वाली 4 कंपनियां थी। उसके बाद 4 और नई कंपनी आ गई स्वतंत्रता के बाद, जिसमें पहली थी भारत एयरवेज, दूसरी आई हिमालयन एविएशंस, एविएशंस मतलब वायु परिवहन वाली बात, और तीसरी आई एयरवेज इंडिया और चौथी आई कलिंगा एयरलाइंस। कलिंगा एयरलाइंस भारत में सरकार बनी
जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1953 में एक बात कही कि जितनी भी ये सारी एयरलाइंस कंपनी है इनको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, यानी कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दो। और सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत में दो एजेंसी बन गई, मतलब वायु परिवहन की दो एजेंसी बन गई। एयर इंडिया जो विश्व के देशों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा, और एक इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस जो भारत में और भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में आपकी वायु परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ये इस प्रकार की बातें हैं। और अभी आपको पता है वापिस से भारतीय एयरलाइंस का निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया और टाटा ने खरीद लिया। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं जो आपको कमेंट में बताना है कि भारतीय जो वायु परिवहन सेवा है उसको किसने अधिकृत किया है, उस कंपनी का नाम बताना है, कंपनी का नाम बताना है जो आपको पता होना चाहिए। गोलू भाई नमस्ते, राम राम। ओके, करते हैं शुरू हो। हाँ, पहली बात, भारत में सर्वप्रथम 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की दूरी में पहली बार डाक वायु सेवा प्रारंभ की गई। डाक वायु सेवा प्रारंभ की गई। केवल 10 किलोमीटर की दूरी में डाक वायु परिवहन सेवा शुरू की गई। ओके, 1912 में कराची से दिल्ली के बीच, कराची से दिल्ली यानी कि ये दोनों भारतीय हैं, उस समय कराची भी तो भारत में ही था। 1912 में कराची से दिल्ली के बीच इंपीरियल एयरलाइंस ये आपके यूके के सहयोग से ये एयरलाइन स्टार्ट हुई थी। एयरलाइंस या एयरवेज द्वारा वायु परिवहन सेवा प्रारंभ। भारत में पहली वायु परिवहन सेवा लोगों के लिए कब शुरू हुई, जनता के लिए, वो आपकी शुरू हुई 1912 में। भाई प्रियंका वर्मा, मैं अच्छा हूं। मोहित कुमार, आप कह रहे हो कि सर जीके की स्टैटिक्स जीके की रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिख रही, तो इसके लिए आपको कॉल सेंटर पे कॉल करना होगा। ओके, ये वायु परिवहन सेवा प्रारंभ हुई। अब हम अगली बात पे चलते हैं। 1947 में भारत में चार कंपनियां वायु परिवहन सेवा उपलब्ध करवा रही थी। इनका नाम क्या था वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपकी जो कंपनी थी वो इंडियन नेशनल एयरवेज थी। इंडियन नेशनल एयरवेज ये आपकी पहली थी। दूसरी थी टाटा सन्स लिमिटेड। तीसरी आपकी जो थी वो थी एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया कंपनी के नाम है ये। और चौथी उस समय आपकी एक और कंपनी थी, दक्कन एयरवेज
ओके जी, ये 4 कंपनी हमारी स्वतंत्रता के समय थी। अब 1951 में 4 नई कंपनियां और आ गई। ठीक है जी, 1951 में 4 नई कंपनियां कंपनियां वायु परिवहन सेवा में जुड़ी। वायु परिवहन सेवा में जुड़ी। आपसे ऐसा सवाल एक दो बार फिर भी पूछा है। ओके कुलदीप, हाँ, 1951 में 4 नई कंपनियां वायु परिवहन सेवा में जुड़ी, जिसमें एक का नाम था भारत एयरवेज। भारत एयरवेज, ये आपकी बात थी। दूसरी आपकी एक कंपनी थी एयरवेज इंडिया। एयरवेज इंडिया इंडिया। तीसरी आपकी इस समय जो कंपनी थी वो हिमालयन एविएशन थी। हिमालयन एविएशन एविएशन। और चौथी जो थी वो आपकी कंपनी थी कलिंगा एयरलाइंस। कलिंगा एयरलाइंस। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन क्या बनने वाला है, इसके बाद हमारी ये 4 और 4 8 8 कंपनी हमारे वायु परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने लग गई। लेकिन 1953 में भारत सरकार ने इन सब कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और ये सब किसकी बन गई, भारत सरकार की। ओके, और भारत सरकार ने 2 एजेंसी बना दी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ओके, हाँ, हम चलते हैं अगली बात पे। अगली बात पे क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा किसी का बच्चा है लिखना तो जल्दी लिख दें, फिर मैं चलता हूं। इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। 1953 में भारत सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कितनी कंपनियां बनी, 2, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। ओके, 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिला के हमारे क्या बना दिया, NACIL, नेशनल एयरवेशन कंपनी ऑफ इंडिया। नेशनल एयरवेशन कंपनी ऑफ इंडिया, फिर एक ही कंपनी होगी। और एक हमारे बना दी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना वैसे 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन करता है। अभी हमारे देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये आपको बताना है। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपने वो भी आंसर नहीं बताया कि भारतीय एयरलाइंस का अभी हाल ही में जो अधिकरण किया वो किस कंपनी ने किया, जल्दी से आप बताओगे। हाँ, 1953 में भारत सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब जो भी एयरलाइंस, जो भी हमारे पास हवाई जहाज थी वो सब देश की हो गई। बोलो, आप बहुत पीछे नहीं चल रहे हो क्या। हाँ, अगली बात पे चलते हैं इसके बाद। और कर दिया, तथा तो कंपनियां बना दी। तो कंपनियां बना दी और उनका नाम क्या था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पहले तो पूछा गया है। अब आजकल वैसे इसकी उपयोगिता तो समाप्त हो गई, लेकिन पूछने को तो भी पूछ सकते हैं। और इसमें एयर इंडिया, एयर इंडिया ये बहुत बार पूछा गया है। एयर इंडिया और इंडियन
एयरलाइंस, एयरलाइंस, ये इंडियन एयरलाइंस तो क्या करेगी, घरेलू है, घरेलू है, पड़ोसी देशों, पड़ोसी देशों को वायु परिवहन, वायु परिवहन सेवा उपलब्ध करवाएगी। जिस समय बनाई उस समय तो यही थी, और ये किसको करेगी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व के सुदूर देशों को, सुदूर देशों को, विश्व के सुदूर देशों को आपकी एयर इंडिया अवेलेबल कराएगी। ये वाली बात है, समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी। अब इसके बाद 2007 आ जाएगी। हाँ गोलू थोड़ा सा तो लेट हो रहे हैं, थोड़ा बेटा मैं लिखता रहता हूं तब तक देखता नहीं हूं, फिर जैसे लिखने के बाद इधर उधर घूमते हुए देखते हैं। और आप ये जब चल रहा होता है ना तो जहाँ लाइव होता है उसको प्रेस कर लिया करो ऐसे, कई बार आपका वीडियो लेट चलता है तो फिर आपके पास मेरी आवाज भी लेट आती है। हाँ 2007 में, 2007 में क्या कर दिया, 2007 में एयर इंडिया, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइंस, एयरलाइंस का वो कर दिया, क्या बोलेंगे उसको, दोनों को इकट्ठा करने को, हाँ एयरलाइंस का क्या शब्द बोले रे, एयर इंडिया, हाँ विले का विले कर दिया, विले करके, विले करके क्या बना दिया, NACL, NACIL बना दिया। और इस NACL का मतलब क्या हो गया, नेशनल एयरवेशन, नेशनल एयरवेशन, नेशनल एयरवेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एयरवेशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बना दिया। अब एक ही कंपनी हो गया, मर्ज कर दी दोनों को और एक ही हो गया, सही बात है, इंग्लिश में मर्ज वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके आया AAI, ये होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा ये तो अभी भी रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अभी भी रहेगा, लेकिन अभी इसका प्रबंधन और नियंत्रण जो है जिस कंपनी ने खरीद लिया उसके पास चला जाएगा। सर एयर इंडिया का अधिग्रहण टाटा सन्स ने किया, ये बेटा मैंने कहा कि टाटा सन्स ने किया, लेकिन किस कंपनी ने किया, टाटा की कौन सी कंपनी ने किया, यही तो बताना है ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई, 1 अप्रैल 1995 को स्थापना। और ये हमारे एयरपोर्ट से संबंधित जो कार्य हैं उनको देखता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरे दिमाग में ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, ये दोनों काम की चीज है। पीछे वाले पेज पे ज्यादा काम की नहीं थी, लेकिन बिना बैकग्राउंड के हम बातें कर नहीं पाते, इसलिए हमने सब बैकग्राउंड में बातें की। हाँ अगली बात पे चलूं, अभी तक आपका राइट आंसर आया नहीं है, मैं ही बताऊंगा। 8 अक्टूबर 2021 को बोली लगती है, 8 अक्टूबर 2021 को लगी बोली में, हाँ बोली लगी थी, बोली में ज्यादा बोली लगाने वाले के पास आ गया। 8 अक्टूबर 2021 को लगी बोली में एयर इंडिया के 100% शेयर, एयर इंडिया के 100% शेयर, शेयर के साथ कर्जा भी मिला था क्योंकि इसके ऊपर कर्जा था, शेयर प्रबंधन, प्रबंधन एवं नियंत्रण,
प्रबंधन एवं नियंत्रण, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसने खरीदा? टेलेस प्राइवेट ने। अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिखा टेलेस, टेलेस इसने खरीदा, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने, प्राइवेट लिमिटेड, टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये किसका है? ये कंपनी टाटा समूह की है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। टेलेस प्राइवेट ने 18,000 करोड़ में खरीद लिया, खरीद लिया। हाँ, अब ये टाटा की कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में आ गई। बहुत सारे बच्चे बाहर चले गए, क्लास में बच्चों की संख्या घट गई। वो गूगल करके देख के लाएंगे कि भारतीय एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया, इसमें लग जाएंगे वो। फिर उससे अच्छा तो बेटा मैं ही बता देता। हाँ, अगली बात, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? ये है 34। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 34 है। हाँ, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अंडर द टेलास प्राइवेट लिमिटेड, दिस इज द सिस्टर ब्रांच ऑफ टाटा सन्स, टाटा सन्स की कंपनी है ये, बिल्कुल। और अभी हमारे 137 घरेलू हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डे। अब क्या रहता है मैं आपको बताऊं, ये जो 34 इनमें से 5-10 के नाम आपको पता होने चाहिए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो बता दो। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड वाली बात आपने बहुत देर तक बताई नहीं थी। अभी तो आपके हिसार में भी घरेलू हवाई अड्डा हो गया, वायु परिवहन सेवा भी शुरू हो गई, देश में जोरों पे है अभी भी वायु परिवहन सेवा का विकास। जल्दी से आप बताओ, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई तो। डन है भाई, चलो डन है तो मैं भी आपको ले चलता हूं अगले एयरपोर्ट्स पे। अच्छा, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी मुझे बताना एक बार। हाँ, कोई मतलब नहीं होता फिर बेटा, मैं ही बता दूंगा आंसर। ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक बार ये देखो। हाँ, अभी देखना दिख रहा है क्या? हाँ, मैं भी थोड़ा काला दिखूंगा और अक्सर भी दिख जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे अब। ओके 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 बेटा, अब देखिए, अब आपको क्या करना है इसमें। जैसे हम शुरू कर लेते हैं कहीं से भी, इससे शुरू कर लेते हैं। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में है। आपका इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला श्रीनगर में, दूसरा दिल्ली में है इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इधर से शुरू हो जाए तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, और ये आपका बागडोगरा, बागडोगरा ये अभी नया ही बना है, बागडोगरा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल,
और गोपीनाथ बारदोलाई ये आपका गुवाहाटी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका कलकत्ता में है। बीजू पटनायक भुवनेश्वर में है। आपका भी देवी अहिलाबाई होलकर ये आपका इंदौर में है, इंदौर में। और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। और आपका अन्ना जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चेन्नई में है। तो ये नाम पूछे नहीं जाते। ये दाबोलीम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में है। सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जयपुर में है। और गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अमृतसर में। और इधर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपको याद होगा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद होगा। हाँ भाई, ये आपके एयरपोर्ट थे। कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैंने इसको नाम या अब मैं 20 नाम लिखता क्या आता, आप इनमें से लिख लेना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? शेख उल आलम। चलो लिखना शुरू कर दो। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर। ठीक है जी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है जी, कोई बात नहीं। अगला आपका आ गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में है जी। और आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। और फिर आप आगे आओगे तो बागडोगरा सिलीगुड़ी में है। बागडोगरा सिलीगुड़ी में है। और अगला आपका आ गया गोपीनाथ बारदोलोई ये आपका गुवाहाटी में है। और उसके बाद आप 7 नंबर पे आ जाओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये आपका कलकत्ता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में आ गया। उसके बाद आपका बीजू पटनायक भुवनेश्वर में आ गया, भुवनेश्वर में। उसके बाद आपका देवी अहिल्याबाई होलकर आपका इंदौर में आ गया। और आपके राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में आ गया, हैदराबाद। फिर सीधा हम लिख देते अन्ना जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में आ गया। अब ये क्या, छत्रपति शिवाजी मुंबई, बाबा साहिब अंबेडकर नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद, सांगानेर जयपुर, गुरु रामदास अमृतसर। हाँ कर लेना चाहिए बेटा, आपको पहले ही कह देना चाहिए कि सर रहने दो, लिख लिया पहले ही, और क्या। लेकिन तुम्हें बड़ा मजा आता है जब मैं लिखता हूं। चले अगली बात पे, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके पास पीडीएफ में आ जाएंगे और वहां से आप कर लेना। हाँ, अब हम चलेंगे पाइपलाइन पे। पाइपलाइन परिवहन। अच्छा, आजकल एक दिन पीछे कोई एक सवाल पूछा गया था कि पाइपलाइन में
लीकेज का पता किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन में लीकेज का पता किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन में लीकेज का पता किसके द्वारा किया जाता है? ये दाबोलीम, दाबोलीम गोवा में है अभी। ये है दाबोलीम, दाबोलीम गोवा में, दाबोलीम गोवा में। पाइपलाइन परिवहन की बात बताओ। पहली बात, गैस एवं तरल के लगातार परिवहन में उपयोगी। अच्छा, आप टैंकर भर भर के तेल ला रहे हो, दूध ला रहे हो, पानी ला रहे हो, तो आप कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं दे सकते। आप पाइपलाइन के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ। अब देखिए आप इसकी अगली बात, पाइपलाइन के गुण तो यही है कि भाई सस्ता परिवहन होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता है। इसके दो दोष हैं, और एक दोष तो ये है कि एक बार बिछाने के बाद क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। एक बार बिछाने के बाद क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। एक काम की बात तो यह है, बेटा ये तो आप वहीं कॉल सेंटर में ही कॉल करो, मैं कैसे बताऊंगा? मैंने तो यहां से सही बेची है। हाँ, सिंचाई की तो अपने की कहा है। दूसरी बात, लीकेज का पता लगाना मुश्किल। एक और भी होता है, चोरी का पता लगाना मुश्किल। चोरी का पता लगाना मुश्किल, चोरी का पता लगाना भी मुश्किल होता है। अब मैं आपको बता दूं, आजकल इसका पता SIT GIS से लगता है। GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से लगता है। हाँ, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS या SIT, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, सैटेलाइट इमेज से। सैटेलाइट की इमेज देखी जाती है कि पहले से जहां पाइपलाइन आ रही, कल वहां क्या सिचुएशन थी, 2 महीने पहले क्या सिचुएशन थी, आज की वहां फोटो में कहां अंतर आ गया। तो जहां लीकेज होगा वहां उस फोटो का कलर चेंज हो जाएगा। तो SIT से, उपग्रह से पता चलेगा कि पाइपलाइन कहां से लीक हो गई। ये याद रखना, उपग्रह के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है? उपग्रह के द्वारा। आपको नहीं पता, जैसे चाइना भारत में घुस गया तो वो कैसे पता चलेगा? भाई हम तो कहते हैं घुस गए, लेकिन चाइना थोड़ी मानेगा। तो हम उनको 3 महीने पहले की सैटेलाइट इमेज दिखाएंगे कि देखो 3 महीने पहले ये सिचुएशन थी और आज आपकी सिचुएशन यहाँ आ गई, इसका मतलब आप अंदर घुस गए। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ये टॉपिक याद रख लेना। एक दिन आपको ये पहली बार चांद पे कौन गया, पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा, भारत ने कौन सा छोड़ा, चांद पे चंद्रयान कब भेजा, मंगलयान कब भेजा, ये सब बातें एक दिन आपको करा देंगे। यदि आपके साइंस में नहीं कराई है तो, और साइंस में करा रखी है तो फिर नहीं कराएंगे। आप एक बार बताना भी, ये सैटेलाइट वाला टॉपिक आपके साइंस में करा रखा है क्या? हाँ। हम चलते हैं इसके बाद पाइपलाइन परिवहन में, प्रमुख पाइपलाइनों में। और पहली हमारी पाइपलाइन, भारत की पहली पाइपलाइन से ही शुरू करेंगे, और उसका नाम था नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन। नाहरकटिया बरौनी बरौनी पाइपलाइन, नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन, नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बनाई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, उस समय की बात कर रहे हैं, एशिया की सबसे लंबी तेल लाइन,
तेल लाइन असम के तेल क्षेत्र नाहरकटिया से बिहार के तेल शोधन साला बरौनी तक बिछाई। ये हमारी पहली तेल पाइपलाइन थी। हाँ, ये कच्चे तेल की पहली पाइपलाइन थी और ये 1962 से 1964 के बीच बिछाई गई थी। 1962 से 1964 के बीच। और किसने बिछाई थी? आईओएल। आईओएल का मतलब हो गया ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑयल ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पाइपलाइन बिछाई थी और 1966 में इसे कानपुर तक बढ़ा दिया। अच्छा, कानपुर तक बढ़ाया, तब कानपुर में इसमें कच्चा तेल नहीं आया। जो बरौनी बिहार है ना, बरौनी कहीं लिखा है क्या मैंने? नाहरकटिया से बिहार के, हाँ, बिहार के तेल साधन साला बरौनी था। बरौनी में बाद में जो बच जाता था लिक्विड फॉर्म, उसको कानपुर भेजा जाता था ताकि उर्वरक वगैरह, प्लास्टिक, ग्रीस, ये आपका नाइलोन, ये सब बन सके। ये वाली बात थी, तो इसे कानपुर तक बढ़ा दिया। और बात सुने, इसकी एक शाखा हल्दिया तक जाती है। इसकी एक शाखा हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया तक जाती है। हल्दिया में भी तो तेल शोधनशाला लगी है। तो आपको ये भी तो मैंने बताया था कि जैसे बरौनी तेल शोधनशाला बाजार आधारित तेल शोधनशाला, हल्दिया तेल शोधनशाला बाजार आधारित, पानीपत बाजार आधारित, आपकी भटिंडा बाजार आधारित तेल शोधनशाला, ऐसी आपको बातें बतानी है। ये आपकी पहली पाइपलाइन थी, नाहरकटिया बरौनी पाइपलाइन। केवल इतना याद रख लो, भारत की पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन कौन सी थी? नाहरकटिया से बरौनी। और इसकी एक शाखा कानपुर आती है और एक कलकत्ता में चली जाती है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी? ओके, अब हम चलते हैं अगली पाइपलाइन पे। अगली पाइपलाइन का नाम था सलाया मथुरा पाइपलाइन। सलाया मथुरा पाइपलाइन, सलाया मथुरा पाइपलाइन। अच्छा, सलाया कहाँ है? गुजरात में। सलाया गुजरात में और मथुरा यूपी में। सलाया मथुरा पाइपलाइन, ये पहले तो यहीं तक थी, फिर इसको पानीपत तक बढ़ा दिया, फिर जालंधर तक बढ़ा दिया, फिर ये कहां तक चली गई? पानीपत। पानीपत हरियाणा में तेल शोधनशाला है, बाजार आधारित तेल शोधनशाला है। और फिर ये जालंधर तक चली गई, जालंधर तक चली गई, मतलब बाद में इसको बढ़ा दिया। बाकी पाइपलाइन का नाम अभी भी सलाया मथुरा पाइपलाइन है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सलाया मथुरा पाइपलाइन कहां तक बढ़ाई गई है? तो ये आपकी जालंधर तक बढ़ाई गई है। अब मैं आपको एक गैस की पाइपलाइन बताऊंगा, HVJ। इसको हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन भी कह देते हैं, और इसको एक हजीरा विजयपुर भी कह देते हैं, बीजेपुर भी कह देते हैं, दोनों नाम होते हैं। हजीरा विजयपुर पाइपलाइन और बीजेपुर पाइप बी भी कह देते हैं, विजय और बीजे एक ही बात है। हाँ, अगली बात पे चले। ये कहां से कहां चलती है? हजीरा। हजीरा आपका कहां है? गुजरात। फिर जाती है विजयपुर। विजयपुर कहां है? एमपी में। विजयपुर एमपी। और फिर जाती है जगदीशपुर। जगदीशपुर आपका यूपी में।
पाइपलाइन तो यही है। और 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, लंबी पाइपलाइन। हमारी एनसीईआरटी वगैरह तो ये कहते हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। हाँ, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। वाह भाई वाह रितु, ओके। किरण क्या, एचपीजे पाइपलाइन क्या? हाँ, अगली बात पे चलते हैं। किसकी है ये? गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। और इसको बिछाने का काम GAIL ने किया, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और आपको पता है इससे बहुत सारे उर्वरक कारखानों को गैस प्राप्त होती है। बेटा प्रिया, आपके तो डला हुआ है, डला हुआ GIS टॉपिक डला हुआ है प्रिया। और यदि आपको नहीं मिले तो आप मेरे से संपर्क करेंगे। हाँ, आपके लिए तो सब कुछ मैं कराऊंगा। समझ में आई बात? ये गैस पाइपलाइन है, ओके। इसके बाद हम अगली बात पे चलते हैं। एक पाइपलाइन और स्टार्ट हुई थी, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान भारत पाइपलाइन, भारत पाइपलाइन। अच्छा, इसका नाम था ईरान पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई थी, भारत इससे अलग हो गया। अब भारत हट गया, भारत हट गया कि ठीक है भाई हम नहीं शामिल रहेंगे इसमें, ये भारत हट गया इससे, ठीक है। तो इसकी तो बात ही अलग हो गई। अब एक आपकी पाइपलाइन है तापी। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, तापी पाइपलाइन कहां से कहां है? बताओ, पूछने वाला भी मूर्ख है। टी से तुर्कमेनिस्तान, बी से, ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, और आई से इंडिया। तो ये यहां की पाइपलाइन थी, ये यहां की पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन थी ये भी। 1800 किलोमीटर लंबी होगी लगभग, लंबी होगी, होगी। बाकी क्यों होगी वो तो आपको भी पता है ही, पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं आजकल, आपको पता ही है। यही मैंने कहा ना, एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं है बेटा। वहां आपको एक बात और देखनी, यूरोप में 1700 किलोमीटर में तो बहुत सारे देश आ जाएंगे, ओके। 1800 किलोमीटर लंबी होगी है। और 1990 में इसका निर्माण प्रारंभ, 1990 में निर्माण प्रारंभ। अच्छा, फिर भारत शामिल हुआ 2008 में, 2008 में भारत शामिल, 2008 में भारत शामिल हो गया। और आजकल सुरक्षा कारणों से इसका काम बंद है। 2015 में निर्माण कार्य शुरू, दो, अरे ये तो निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, इसमें योजना बनी थी ये, हाँ प्रारंभ हुई थी। 2015 में निर्माण शुरू, अभी इसका कार्य रुका हुआ है सुरक्षा कारणों से, और ये आगे की संभावनाएं कम ही लग रही है। इतनी बातें आती ही नहीं है। तापी के आज तक का रिकॉर्ड यही है कि ये कहां से कहा जाएगी, गैस की पाइपलाइन है, बस इतनी काम की बात है आपके लिए, और कोई काम की बात नहीं है। ये आपकी पाइपलाइन थी जो कंप्लीट हो गई। अच्छा, मुझे जहां तक परिवहन एवं संचार टॉपिक था वो मेरी तरफ से आपका कंप्लीट हो गया। आपको एक दो बात और बता दूं, मुझे कई कई बार ऐसे लग जाता है। एक सवाल आया था एक बार, भारत में रेडियो की शुरुआत, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन भी कई बार है। रेडियो की शुरुआत 1923 में,
रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा की गई। 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे द्वारा रेडियो की शुरुआत हुई। निजी क्षेत्र का था पहले तो ये, बॉम्बे क्लब था तो क्लब का शुरू हुआ। 1930 ने सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। 1930 में वहां की मतलब जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने अपने अधिकार में ले लिया और एक नया सिस्टम बना दिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। 1930 में सरकार ने अपने अधीन लेकर क्या बना दिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। यह सवाल भी एक बार पूछा गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। आईबीएस की स्थापना कब हुई? 1930 में। अधीन लेकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अधीन कर दिया। भाई कोई भी रेडियो नहीं चला पाएगा क्योंकि इसकी बहुत पॉपुलर हो गया था, लोकप्रियता बहुत जल्दी आ गई थी तब। ले भी गोलू तेरी बात मान लेते हैं। गोलू कह रहा है कि सर जून 1923 में चला गया, लेकिन इतनी बात की पहले महीने की जरूरत नहीं होती, साल की जरूरत होती है बेटा। हाँ, अगली बात लिखें। 1936 में इसे क्या बना दिया, इसे ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो बना दिया। ठीक है जी। 1957 में आकाशवाणी, 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया। 1957 में इसका नाम कर दिया आकाशवाणी। अच्छा, भारत में टीवी कब चालू हुआ ये और बता दो। टीवी कब चालू हुआ था रे? देखो एग्जाम में जब तक ऑप्शन में ये हो तब तक आपको यही करना है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा है और पिछले कई एग्जामों में जब भी सवाल आया उत्तर यही माना गया है। टीवी 1959 में, और 1976 में DD 1 आपको याद है क्या? दूरदर्शन आपको तो कहाँ याद होगी, आपके आने से पहले तो डिश आ गई, एंटीना वाला बंद हो गया, ये DD 1 को कोई नहीं देखता था। ये आज की बात को हम यहीं पे विराम देंगे। हाँ,